तो नहीं स्टार्ट करते। देखो डिसोल्यूशन की एंट्रीज आपको मैंने क्लेरिफाई की थी। स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना पड़ता है। सबसे पहले आपको एसेट्स ट्रांसफर करनी होती है। फर्स्ट वी विल ट्रांसफर एसेट्स एट बुक वैल्यू। सेकेंड स्टेप, या इसे फर्स्ट स्टेप का ही पार्ट कह लीजिए, वी विल ट्रांसफर लायबिलिटीज ऑल्सो एट बुक वैल्यू। आफ्टर ट्रांसफरिंग asset and liability to the realization account, we will also transfer partners capital account balances in partners capital account balances in partners capital account and cash balances at cash account. Then we will see the adjustment and we will do realization of assets at their market value or realizable value and settlement of liabilities. We can understand by the question number 21 step by step how we will solve this question. In this question, you can refer page number 8.53. I am taking question from T.S. Grewal. This question. Before seeing this video, you must have your book with you. Question number 21. Achal and Vichal were partners. They are sharing profit ratio 3:5. ये वाला क्वेश्चन करेंगे बेटा। सबसे पहले सबसे फर्स्ट वर्क जो हमारा होता है, सबसे पहले इसमें कैपिटल दे रखी है हमें आंचल विचल की, क्रेडिटर्स दे रखे हैं और ईपीएफ दे रखा है। देखो एसेट साइड में हमें ये दे रखा है, ये दे रखा है और ईपीएफ दे रखा है, सॉरी लायबिलिटी साइड में। और एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, डेटर्स और कैश एट बैंक। लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज हुई है इतनी, डेटर रियलाइज हुई है एटसेट्रा। फर्स्ट ट्रांसफर द ऑल एसेट एंड लायबिलिटी टू रियलाइजेशन अकाउंट। सो एंट्री विल बी, first entry will be realization account debit, because I am transferring the assets. So when we are transferring the assets, asset will be credited. Realization account debit to land and building account, to machinery, to debtors. But cash will not transfer to here. कैश यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होगा बेटा। अगर गुडविल होती तो वो ट्रांसफर होती। मस्ट रिमेंबर गुडविल विल ऑल्सो ट्रांसफर इन रियलाइजेशन अकाउंट। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस नहीं होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस नहीं होगा, कैश एट बैंक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कैश एट बैंक का अपना अकाउंट बनना है, बाकी सारी फिक्टिशियस एसेट्स हैं वो सारी ट्रांसफर होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। लेकिन गुडविल ट्रांसफर होगी अगर क्वेश्चन में गिवन होती तो यहाँ पर ये अमाउंट कितनी दे रखी है? 4 लाख, 3 लाख and 2,22,000. So total will be 9,22,000. Right? Now we will transfer all liabilities. आपको narration लिखनी है being assets transferred to realization. Right? Second, we will transfer liabilities to realization account. There are only two liability, creditors and EPF. EPF is outside liability. EPF भी आउटसाइड लायबिलिटी है बेटा, और EPF को जब आप ट्रांसफर करते हो रियलाइजेशन में बुक वैल्यू पे एज अ लायबिलिटी। ये कंफ्यूजन रह जाता है कि मैम WCR तो नहीं, ये अलग है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आपका एम्प्लॉयज का राइट है जो एम्प्लॉयज को मिलना ही होता है, तो वो आउटसाइड लायबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं, तो वो भी हम ट्रांसफर कर देंगे। जब लायबिलिटीज ट्रांसफर करेंगे बच्चे तो लायबिलिटीज सारी डेबिट हो जाएंगी, क्रेडिटर्स डेबिट, EPF अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। At their book value, that is 1,79,000 and 21,000. And total will be 2 lakh. Next step, अब ये दो स्टेप सबको पता है। नेक्स्ट स्टेप, अभी अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर करने की तो कोई एंट्री होती ही नहीं है,
बैलेंस शीट में भी नहीं होती। अब आ जाते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन पे। इन एडिशनल इंफॉर्मेशन इट इज गिवन लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज 4,30,000। लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज हुई है यानी कि सेल हुई है। अमाउंट पैसे कितना है 4,30,000। तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक इंक्रीज हो जाएगा। टू एसेट्स हमारी डिक्रीज हुई है बट एसेट का नाम क्या है रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन। बेटा ध्यान रखना है कोई सी भी एसेट डिक्रीज होगी, कोई सी भी लायबिलिटी डिक्रीज होगी, नाम रियलाइजेशन ही आएगा बिकॉज वी हैव ट्रांसफर ऑल द एसेट इन रियलाइजेशन एज वेल एज ऑल द लायबिलिटीज। अमाउंट विल बी 4,30,000। नेक्स्ट, debtor realized 2,25,000 with the interest of 1,000 with interest and 1,000 were recovered for the bad debt return of last year. Debtor के realize हुआ और bad debt recovered हुआ है। Bad debt recovered gain है इसलिए realization के credit side में जाएगा और debtor realize हुआ तब भी बैंक increase होगा। So बैंक दोनों ही केस में increase होगा। Bank account debit to realization account। Bad debt का भी, bad debt recovered भी और आपका एसेट्स के रियलाइजेशन की भी। तो टोटल होगा 2,26,000। राइट। नेक्स्ट, देयर वाज अ अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट व्हिच वाज सोल्ड फॉर 25,000। अनरिकॉर्डेड हमारी एसेट्स है। बेटा रिकॉर्डेड एसेट हो या अनरिकॉर्डेड हो, आपकी जो एंट्री है वो सेम है, हालांकि लॉजिक पीछे जो है वो अलग है। फिफ्थ एंट्री है अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज। बैंक विल इंक्रीज, बैंक अकाउंट डेबिट टू, वो एसेट जा रही है अनरिकॉर्डेड वाली और एक तरीके से हमारे लिए गेन भी है, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट इज ₹25,000। सपोज यहाँ पर दिया होता देयर वाज अ अनरिकॉर्डेड एसेट 30,000 एंड रियलाइज 25,000, तब भी एंट्री बेटा सेम रहती। वो अनरिकॉर्डेड कितने की थी डजेंट मैटर, भाई हमें तो फ्री में ही मिल रही है, तो जितना अमाउंट हमें मिल रहा है सिर्फ हमें उसकी एंट्री करनी है। ये मत करना कि मैम पहले अनरिकॉर्डेड है तो हम रिकॉर्ड करने की एंट्री कर दें, बिल्कुल भी नहीं करनी है। ये गेन है रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में जाएगा, या फिर आप कह सकते हो एसेट भी डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट है विचल टुक ओवर द मशीनरी एट 2,80,000 फॉर कैश। विचल ने हमारी मशीनरी लिया। नॉर्मली जब पार्टनर कोई एसेट लेता है तो एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, लेकिन विचल ने लिए कैश में, कैश या बैंक बोल सकते हो आप। अगर बेटा बैंक में ले ली, अब पार्टनर ले या कोई भी, जब पैसे दे रहा है तो फर्म को सबसे ज्यादा मेन किस पे कॉन्सेंट्रेट करना होता है, मनी पर। आपने 11th में भी दिया देखा था ये। जर्नल एंट्री पुट करते हैं हम। अगर मैंने बोल दिया सैलरी पेड टू राम, तब भी सैलरी डेबिट टू कैश एंट्री थी। इफ सैलरी पेड, तब भी सैलरी डेबिट टू कैश थी। जहां पर कैश ट्रांजेक्शन आ जाती है वहां नेम को कंसीडर नहीं करना। तो यहाँ पर विचल क्योंकि कैश में ले गया है, मतलब कि पैसे में ले गया, तो एंट्री करेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू, हमारी एसेट रिड्यूस हुई है मशीनरी, लेकिन मशीनरी का भी नाम क्या है रियलाइजेशन। सो वी विल पुट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट 2,80,000। right now 50% of creditors were paid 4,000 less in the full settlement and remaining creditor were paid in full। 50% क्रेडिटर, देखो क्रेडिटर बेटा दे रखे हैं 1,79,000। इधर देखो आप, यहाँ पर क्रेडिटर 1,79,000 के हैं। इसके हाफ क्रेडिटर का सेटलमेंट अलग हुआ है और हाफ का अलग हुआ है। हाफ का सेटलमेंट क्या हुआ है, पहले तो 50% निकाल लेते हैं। 1,79,000 है, इसका 50% कितना हो जाएगा बेटा 89,500 आई थिंक, राइट। 1,79,000 का 50% 89,500। इसको आपने क्या किया है, पेड करें 4% लेस अमाउंट, यानी कि इसमें से 4,000 माइनस कर दिया, तो हमने पेड करा है 85,500। एंड रिमेनिंग क्रेडिटर्स, सॉरी, एंड रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर पेड इन फुल। बाकी के को कितना पे करना है, फुल अमाउंट पे करना है। दैट मीन्स हमें पे करना है 89,500। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक।
प्लस 89,500, इट विल बी 1,75,000। यहाँ पर नरेशन जब आप डालोगे तो सबके में डालोगे कि किस चीज के आपको रियलाइज हुआ है, तभी पता चलेगा किसकी एंट्री है। बेटा अब जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन थी वो मैंने कर ली, बट मेरा वर्क यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर देखूंगी कि जितनी मैंने एसेट और लायबिलिटी ट्रांसफर करी थी सबका सेटलमेंट हो गया। देखो अगर एसेट्स के बारे में कुछ नहीं दिया कि एसेट रियलाइज हुई है या नहीं, तो वी विल एज्यूम नील वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं है, मतलब उसकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू होगी नहीं। बट लायबिलिटी की का हमें जरूर ध्यान में रखना है कि जितनी लायबिलिटी हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर करी है, आई एम सेइंग लायबिलिटी नॉट द प्रोविजंस, उनका पेमेंट कंपलसरी है। अब इस क्वेश्चन में दो लायबिलिटी हमने ट्रांसफर करी थी, एक तो क्रेडिटर और एक की थी ईपीएफ। क्रेडिटर की पेमेंट कर दी मैंने, बिल्कुल अभी अभी किया है, पर क्या मैंने ईपीएफ की अभी तक पेमेंट की है? नहीं की। बेटा अगर नहीं की तब भी पे करनी है, क्वेश्चन कहे या ना कहे, ये बात ध्यान रखना। अपनी जिम्मेदारियों से कोई पीछे नहीं हट सकता। अपनी लायबिलिटी को तब भी पे करना है जबकि क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तब भी। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, ईपीएफ को भी पे कर देती हूँ। तो ईपीएफ के लिए लायबिलिटी रिड्यूस होगी तो लायबिलिटी डेबिट टू बैंक। अब लायबिलिटी का नेम भी क्या है, रियलाइजेशन। सो आई विल डू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। किस वैल्यू पे करेंगे? बेटा जितनी बुक वैल्यू हम कंसीडर करेंगे, ना उससे ज्यादा देंगे ना उससे कम। तो ईपीएफ हमारा कितने का है? 21,000 का, तो 21,000 को हम पे करते हैं। फाइन। ये सारे स्टेप थे मेरे अभी तक के रियलाइजेशन के कौन कौन से, जब मैंने यहाँ पर एसेट ट्रांसफर करी थी, जब मैंने लायबिलिटी ट्रांसफर करी थी, जब मैंने एसेट का सेटलमेंट कर दिया लायबिलिटी। बेटा पर जब हम रियलाइजेशन बनाते हैं तो हमारा गेन या लॉस भी तो आता है, प्रॉफिट या लॉस। अब इस एंट्रीज में कैसे गेन या लॉस निकालोगे? तो अगर प्रॉफिट होगा तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। लॉस होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ये एंट्री हमें पता है जो होती है। बट ये प्रॉफिट और लॉस कैसे निकाले हम? बेटा हमारे पास हमें करना पड़ेगा कुछ, हमें करना है रियलाइजेशन जहां भी डेबिट हुआ है वो हम एक साथ प्लस कर लेंगे, और रियलाइजेशन जितनी भी एंट्रीज में क्रेडिट हुआ है जिस अमाउंट से, वो एक साथ प्लस कर लेंगे। बेटा अगर डेबिट साइड ज्यादा आई जब हमने प्लस किया और क्रेडिट साइड कम आई, तो इट मीन्स ये लॉस है। और अगर उल्टा हुआ, अपोजिट हो गया कि मेरा क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड कम है, तो यानी कि फिर प्रॉफिट हो जाएगा, इफ क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, जहां भी रियलाइजेशन डेबिट हुआ उसे एक साथ प्लस करना है। 9,22,000, और कहाँ पर प्लस, और कहाँ कहाँ पर है, 1,75,000 एंड 21,000, इन तीनों को मैं प्लस कर दूंगी। कितना कितना, 1,75,000, 21 एंड 9 लाख, सॉरी 9,22,000। तो मेरा डेबिट का टोटल आ रहा है 1,111, यहाँ पर रफली लिख रही हूँ मैं, डेबिट का आ रहा है 1,118,000। इसी तरीके से बेटा मैं क्रेडिट का भी कर लूंगी। क्रेडिट का देखो आप कितना कितना आ रहा है, क्रेडिट का आ रहा है एक तो ये 2 लाख प्लस 4,30,000 प्लस 2,26,000 प्लस 25,000 प्लस 2,80,000, बस यही अमाउंट है ना। इन आप सबको प्लस कर लोगे, देन यू विल कम टू नो दैट रियलाइजेशन क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड, ये वाली साइड आपकी ज्यादा आएगी। तो एंट्री क्या पास होगी आपकी, मतलब जरूरी नहीं आएगी, मैं इस क्वेश्चन की बात कर रही हूँ। अब ये कैलकुलेशन पार्ट बेटा आपका है। एंट्री क्या आएगी, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है तो डिफरेंस अमाउंट जो होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। और पार्टनर कौन कौन से हैं, अचल और विचल। ये अचल है या विचल है, वैसे तो अचल ही लग रहा है, अचल और विचल, अचल कैपिटल एंड विचल कैपिटल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना, 3:2। मेरा प्रॉफिट आ रहा है 43,000 का, और इस 43,000 को मैं 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी, 16,125 एंड, सॉरी रेशियो 3:5, 26,875। ये बेटा ऐसी एंट्री है जो नॉर्मली 90% स्टूडेंट्स एग्जाम में स्किप कर देते हैं।
सारी एसेट ट्रांसफर कर रहा है मैम, सारी लायबिलिटी ट्रांसफर कर रहा है, फिर भी मैम ने मार्क्स कट कर लिए, पता नहीं कहाँ से हार्ड मार्किंग हुई है। बेटा हार्ड मार्किंग कुछ नहीं है, क्वेश्चन के स्टेप्स देखने हैं आपको। जब एसेट ट्रांसफर कर दी, लायबिलिटी ट्रांसफर कर दी, उसके बाद रियलाइजेशन का गेन और लॉस भी तो होता है। तो ये आ गया आपका गेन या लॉस। अब आ जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड एंट्री। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बेटा हमारे पास या तो जनरल रिजर्व होता, या हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस होता, वो कुछ है नहीं। तो सिंपल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट तो ट्रांसफर हो ही गया है। नॉर्मल तो मैं रफली अगर निकालूं तो मेरी कैपिटल अचल की और विचल की रफ में अगर मैं फाइंड करूं तो बैलेंसेस मुझे दे रखे थे 3 लाख और 5 लाख। अगर जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होता तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाता, तो जो क्रेडिट होता वो क्रेडिट में प्लस हो जाता, और जो भी एंट्री में डेबिट होता वो डेबिट में चला जाता। अब यहाँ पर क्योंकि बेटा प्रॉफिट हुआ है तो क्रेडिट ही होगा ना। क्रेडिट कितना कितना होगा, अचल को होगा 16125, एंट्री में भी आपने देखा था 26875, ये क्या हो गया हमारा क्रेडिट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कैसे क्लोज करते थे बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स को पेमेंट करके करते थे, उनको आपको पे करना था अमाउंट जो भी उनका ड्यू था। अब इस क्वेश्चन में जनरल रिजर्व होता तो मैं वो भी प्लस कर यहाँ पर, कुछ डेबिट वाला होता मतलब कोई ऐसे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस तो वो माइनस कर देती और इनकी नेट अमाउंट निकाल लेती कितना अचल को पे करना है या रिसीव। पॉजिटिव बैलेंस आता तो उनको पे करना है टू बैंक नाम से, अगर नेगेटिव आता तो वो और लेकर आएंगे बाय बैंक। नॉर्मल केशन में टू बैंक ही आएगा। इज इट फाइन। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर आपको याद हो तो यहाँ पर पार्टनर्स की कैपिटल, यहाँ जनरल रिजर्व, रियलाइजेशन का प्रॉफिट, यहाँ पर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, पीएनएल का डेबिट, और ये आता था यहाँ तो टू बैंक या फिर बाय बैंक, क्योंकि डिसोल्यूशन कर रहे हैं और डिसोल्यूशन में बैलेंस शीट तो निकलते नहीं है बेटा। डिसोल्यूशन में तो हमें क्या करना, फाइन पेमेंट करनी। इस वाले क्वेश्चन में पार्टनर्स की कितनी कितनी आ रही है आप देखो, 3 लाख प्लस 16,125, तो यहाँ आ जाएगा 3 लाख 16,125, और यहाँ पर आ जाएगा 5,26,875। ये वाली एंट्री भी भूल जाते हैं बच्चे, लेकिन ये भी करनी होती है। इस एंट्री को कैसे करोगे, जब पे करोगे तो अचल्स कैपिटल डेबिट विचल्स कैपिटल डेबिट टू बैंक, because we are paying 316125 526,875, एक मिनट 526 रह गया, और इन दोनों का टोटल यहाँ पर आ जाएगा टू बैंक में 8,43,000। If you want to tally your answer with these entries, you can also tally। आप बैंक का जो बैलेंस दे रखा है डेबिट वाला, उसके अंदर जहां जहां पर भी बैंक डेबिट हुआ है, बैंक डेबिट कहाँ हुआ होगा, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में बैंक डेबिट हुआ होगा ना वो, और बैंक जो क्रेडिट हुआ है उसे माइनस करके इस एंट्री से टैली कर लोगे तो आपका ये मैच कर जाएगा। ये सिर्फ मैचिंग के लिए, बस इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है कि हम एग्जाम में मैच करें। एक और बात बेटा, अब ये पूरा क्वेश्चन था टोटल जिसमें 10 एंट्रीज थी हमने की, लेकिन ये जो एसेट्स की मैंने एंट्रीज करी थी रियलाइज की, इसकी मैं कंबाइन एंट्री भी पुट कर सकती थी, बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन, और ये सारी एसेट्स की एक साथ कर देती अमाउंट प्लस करके। इसी तरह क्रेडिटर और ईपीएफ की जो मैंने सेपरेट एंट्री बनाई है, रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक, इसकी भी मैं कंबाइन एंट्री पुट कर सकती थी। सकता था कि 8 मार्क का क्वेश्चन आता 1 1 2 3 एंड 4 मार्क, 5 मार्क, 6 मार्क, और लास्ट एंट्री के 2 मार्क, इस तरीके से 8 मार्क का डिवीजन हो जाता। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें, आपने एसेट ट्रांसफर करी है बेटा बुक वैल्यू पर, लेकिन लायबिलिटी भी ट्रांसफर करिए बुक वैल्यू पर है या रियलाइजेशन हुआ है वो उसी वैल्यू पे किया है जो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दी है। समटाइम स्टूडेंट डू कि दीज एंट्री दे डू विद द एडजस्टमेंट अमाउंट, ये एडजस्टमेंट में नहीं है, ध्यान रखो इसके बारे में, कुछ दिया है नहीं दिया, आपको सीधा बुक वैल्यू पर ही ट्रांसफर करनी है, और ये 2 नंबर तो फ्री के सबको पता है।
इनमें तो आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर सकते हो, बट इसके बारे में तो आपको एडजस्टमेंट पढ़नी नहीं है, सिर्फ बैलेंस शीट से एंट्री पास करनी है। दूसरा, अगर कोई लायबिलिटी बेटा सेटल्ड होती है किसी एसेट से, इफ आई टॉक अबाउट कि क्रेडिटर्स टू कवर इन्वेस्टमेंट, कुछ भी वैल्यू थी इन फुल सेटलमेंट, व्हाट एंट्री विल आई पास, क्या एंट्री पास करूं मैं इसकी? देखो क्रेडिटर मेरे कम हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, क्रेडिटर कम हो रहे हैं मतलब लायबिलिटी कम हो रही है, और एसेट भी कम हो रही है। एसेट कम हो रही है तो टू रियलाइजेशन, क्योंकि लायबिलिटी कम हो रही है तब भी रियलाइजेशन। अब जिस अमाउंट से मेरी रियलाइजेशन डेबिट है उसी अमाउंट से क्रेडिट है, तो शुड आई डू माई एंट्री? नो, देन देयर विल बी नो एंट्री। नो एंट्री विल बी पास if assets is settled down with the liability or any assets is taken over by any liability. One thing. Second thing must remember, अगर इसी एंट्री में मुझे ये होता प्लस वी आर पेइंग 5,000 टू क्रेडिटर्स, तो उसको पे करने की जरूरत आएगी। जो इन्वेस्टमेंट ले गया उसको तो कैंसिल हो गया, बट अगर हमने 5,000 पे करे क्रेडिटर को, उसकी एंट्री होगी। और क्रेडिटर को पे करने की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। नहीं, ये एंट्री नहीं होती है, बैंक डेबिट थोड़ी ना होता है, हम पे कर रहे हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। बट ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है बेटा कि क्रेडिटर्स हमें पे कर रहे हैं, क्योंकि क्रेडिटर्स को मान लो क्रेडिटर की हमें पैसे देने थे 50,000 और हमारी एसेट है 70,000 की, उसको फुल सेटलमेंट में 55,000 में लेकर जा रहा है वो, तो 5,000 उल्टा देने पड़ेंगे। सुनो, 50,000 की एसेट थी पर एग्रीड वैल्यू हमने कहा है हमारी एसेट की 55 आप मान लो, तो 5,000 हमें देने पड़ेंगे यहाँ पर। लेकिन अगर उसकी एग्रीड वैल्यू में 65 कर दूंगी तो उल्टा 15,000 मुझे क्रेडिटर पे करेगा, तब ये वाली एंट्री पास हो। हम क्रेडिटर को देंगे तो बैंक वैल्यू पे ट्रांसफर होगी। अगर लायबिलिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन बेटा क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि हमें उसको कितना अमाउंट पे करना है, देन वी विल एज्यूम दैट वी विल पे बुक वैल्यू, या वी हैव पेड द बुक वैल्यू, जो भी बुक वैल्यू थी वो पे कर देंगे। बट एसेट्स के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वी विल एज्यूम द नील वैल्यू और एसेट्स की कोई एंट्री पुट नहीं करेंगे। इट मस्ट बी क्लियर टू यू। गुडविल विल ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन में होगी। अनरिकॉर्डेड एसेट्स की, क्योंकि वो रिकॉर्डेड नहीं है, जो बैलेंस शीट में है ही नहीं, जो चीज बैलेंस शीट में है उसी को तो मैंने खाली करके बैलेंस शीट को यहाँ पर रियलाइजेशन में पुट किया है। अगर अनरिकॉर्डेड है, बैलेंस शीट में है ही नहीं, तो आपकी रिकॉर्डिंग की एंट्री नहीं आएगी, सिर्फ उसकी रियलाइज की आएगी। इसी तरह लायबिलिटी की भी सेटल डाउन की एंट्री आएगी अगर वो अनरिकॉर्डेड है। आप ये मत कहना कि पहले में हम 2 एंट्री कर लें, एक हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देते हैं उसके बाद हम पे। बेटा अनरिकॉर्डेड है, जब बैलेंस शीट में है ही नहीं तो रियलाइजेशन में जाएगी क्यों? सिर्फ उसकी अमाउंट रिसीव होगी वो हमारे लिए गेन होगा। सो आई थिंक इट मस्ट बी क्लियर टू यू कि कैसे हमें प्रॉफिट फाइंड करना है। प्रॉफिट वाली एंट्री हम भूल जाते हैं, हमें नहीं है। पार्टनर्स को जो अमाउंट पे करना है वो भूल जाते हैं, हमें वो भी नहीं भूलना है। तो हमें एंट्रीज को बहुत ध्यान से करना है कि कितनी मैक्सिमम एंट्री बन सकती है। ये ऑल ओवर इंडिया 2012 में क्वेश्चन आया हुआ था जो मैंने आपको करवाया। ऑल ओवर इंडिया 2012 में ये क्वेश्चन पूछा था। और आपको पता है, किसी के लेजर्स बनाते हो, जिसके अकाउंट्स बनाते हो और अचानक से जर्नल एंट्री आए तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए इस चैप्टर में हमने जर्नल एंट्रीज के भी क्वेश्चंस करे और अकाउंट के भी करे थे कि नहीं? तो हमें पूरा देखना है। दोनों तीनों की वीडियो सब अपलोड कर दी है। रियलाइजेशन एक्सपेंस की कैसे ट्रीटमेंट है वेरियस केसेस में, WCR का क्या ट्रीटमेंट है अलग से वो भी कर दिया। लॉन्ग क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना होता है वो भी कर दिया। ये जो आपकी लॉन्ग क्वेश्चन जर्नल एंट्री से रिलेटेड ये भी कर दिया। अब कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, अगर आप कहोगे तो उसकी भी वीडियो बना दूंगी जिसमें कि आपको डाउट आ सकता है, जैसे कि जिसमें वो बीइंग करके लैंग्वेज आती है, हालांकि वो रिवैल्यूएशन में मैंने आपको बताया था, बट फिर भी अगर डाउट होंगे तो आई विल मेक इट क्लियर ऑफ कोर्स एंड विल मेक अ न्यू वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। और किसी भी चैप्टर को करने से पहले अपने पास TS ग्रेवाल और